This is R. K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute, कोटा। बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, और उसमें अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में बात कर रहे हैं। और ब्रह्मास्त्र का मतलब एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी का मतलब नीट, और नीट का मतलब लर्निंग, मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड फाइनली सक्सेस। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और आज हम लोग बात करने वाले मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में। चलिए, दिस इज आर के शुक्ला, एक्स फैकल्टी ऑफ एलन एज वेल एज आकाश इंस्टीट्यूट। और बच्चे, आप लोगों को मालूम है अभी हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेशन की सीरीज के बारे में, जिसका 3 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं और ये 4था लेक्चर है। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लें, पहले हम लोग क्या पढ़े थे। तो देखो, सबसे पहले लेक्चर में हमने बात किया था मीनिंग ऑफ डाइजेशन, और उसमें हमने बात किया था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपलर फॉर्म में बदलना डाइजेशन कहलाता है। जैसे प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और पॉलीसैकेराइड को ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में, लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड को बेस, शुगर और फॉस्फेट में ब्रेक डाउन करना। दिस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। फिर हमने बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव ग्लैंड। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात किया था, और एलिमेंट्री कैनाल में हमने ये डिस्कस किया था कि ये माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से मिलकर बना होता है। फिर हमने बात किया था बक्कल कैविटी के बारे में। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। एंटीरियर पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। याद रखना, लिप्स और टीथ के बीच का जो हिस्सा है ये वेस्टिब्यूल कहलाता है, और लिप्स के बाद का जो हिस्सा है वो बक्कल कैविटी प्रॉपर कहलाता है, जिसमें टंग होती है, और टंग का लोअर पार्ट जो होता है लिंगुअल फ्रेनुलम, जो बक्कल कैविटी के फ्लोर के साथ में अटैच होता है। बक्कल कैविटी का रूफ क्या कहलाता है? बक्कल कैविटी का रूफ कहलाता है पैलेट, और पैलेट का 2 पार्ट है, आगे वाला हिस्सा हार्ड पैलेट, पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट, और सबसे पीछे यूब्यूला हैंग करते रहता है। अगर मैं टाइप ऑफ टीथ की बात करूं, तो हमने टाइप ऑफ टीथ में बात किया था डाइफायोडोंट, थिकोडोंट और हेटेरोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब क्या है? 2 सेट ऑफ डेंटिशन आर फाउंड, मिल्क डेंटिशन एज वेल एज परमानेंट डेंटिशन। इन सभी का डिटेल में हम बात कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल में जाकर देखना है तो पीछे वाले लेक्चर में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, फिर हमने बात किया था किसके बारे में? फिर हमने बात किया फेरिंग्स का 3 पार्ट। अपर पार्ट कहलाता है नासोफेरिंग्स, उसके बाद ऑरोफेरिंग्स, उसके बाद लैरिंगोफेरिंग्स। गॉट इट माय पॉइंट? और अच्छी तरह से याद रखना है कि लैरिंगोफेरिंग्स का जो है लैरिंग्स में ओपनिंग क्या कहलाता है? वो कहलाता है ग्लॉटिस, और उसका इसोफेगस में ओपनिंग क्या कहलाता है? गलिट। इसोफेगस नेक से स्टार्ट होकर थोरैक्स कैविटी में जाता है, थोरैसिक कैविटी में, वहां डायफ्राम को पियर्स कर कहाँ जाता है? एब्डोमिनल कैविटी में, और फाइनली स्टमक में जाकर खुल जाता है। ठीक है ना? स्टमक में हमने बात किया था कि स्टमक के बारे में हमने बात किया था, वो चार पार्ट से बना हुआ है। कार्डियक स्टमक, और उसके बाद कार्डियक स्टमक, और जो उसका मेन पार्ट है बॉडी, छोटा सा पार्ट कार्डियक स्टमक के बगल में फंडस, और लास्ट पार्ट क्या कहलाता है? पाइलोरिक स्टमक। फिर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का बात किया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने डिस्कस किया था, उसका 3 पार्ट है। पहला सी शेप ड्यूटीनम, जहां पर मैक्सिमम डाइजेशन होता है। दूसरा क्वाइल्ड जेजुनम, जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। और तीसरा हाईली क्वाइल्ड इलियम, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, जिसका पहला पार्ट है सिकम, जिसमें क्या होता है? जिसमें ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसका पार्ट है कोलोन। कोलोन का 4 पार्ट है। पहला असेंडिंग कोलोन, उसके बाद था ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, और सबसे बाद में सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन के बाद क्या आता है? रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनल कैनाल, फिर एनस। फिर हमने हिस्टोलॉजी का बात किया था। एलिमेंट्री कैनाल की बॉल में इसोफेगस से चालू करके और रेक्टम तक कितना लेयर है? 4 लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है? सिरोसा, उसके बाद मस्कुलस म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाला लेयर कहलाता है म्यूकोसा। फिर हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में भी बात किया था। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने बात किया था कि 3 तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर होता है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जैसे कि लीवर, जैसे कि पैंक्रियास,
और दो तरह का ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल की दीवार में होता है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब उसके बाद हमें बात करना है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में। और जैसा कि हमने पहले बात किया था, स्ट्रिक्टली हम लोग एनसीईआरटी से बात कर रहे हैं, और एनसीईआरटी में 11th एनसीईआरटी के 16 चैप्टर में पेज नंबर 261 टू 264 इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इसका नोट्स भी आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये याद रखना, ये इसके नोट्स को आप सब्सक्रिप्शन में जाकर क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, जो एनसीईआरटी का नोट्स है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। देखो, एनसीईआरटी ने ये माना है कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन का दो स्टेप है। पहला मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा स्टेप कौन सा है, केमिकल डाइजेशन। ये अच्छी तरह से याद रखना। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन का दो स्टेप है, पहला मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा क्या है, केमिकल डाइजेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। देखो, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या है। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब यह है कि डाइजेशन का ऐसा हिस्सा, डाइजेशन का ऐसा पार्ट जिसमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, केमिकल बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं होता, बल्कि उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। ऐसा डाइजेशन क्या कहलाता है, मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, तो मैकेनिकल डाइजेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मास्टिकेशन एंड डिग्लूटिशन इन बक्कल कैविटी। मास्टिकेशन का मतलब क्या है, भोजन को चबाना। आप बक्कल कैविटी में भोजन को चबाते हो, जिसमें आप टंग का इस्तेमाल करते हो और आप दांतों का इस्तेमाल करते हो, तो भोजन का चबाना क्या कहलाता है, मास्टिकेशन। चबाने के बाद जो फूड मटेरियल है वो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स को पार करके इसोफेगस में जाता है, जिसको हम कहते हैं निगलना। और ये निगलना टेक्निकली क्या कहलाता है, डिग्लूटिशन और स्वैलोबिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं, जिसकी वजह से फूड मटेरियल लगातार आगे बढ़ता रहता है। ये कहलाते हैं पेरिस्टाल्सिस। उसके बाद स्टमक में चर्निंग होता है, जिसमें फूड मटेरियल आगे बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट फूड मटेरियल में गैस्ट्रिक जूस को मिलाने के लिए जो मूवमेंट है वो कौन सा है, चर्निंग मूवमेंट। ठीक है, और इंटेस्टाइन में अलग अलग टाइप के मूवमेंट होते हैं जो फूड मटेरियल को आगे बढ़ाते हैं। ये सभी मैकेनिकल डाइजेशन का हिस्सा है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन। ये सभी मैकेनिकल डाइजेशन का हिस्सा है। गॉट इट बाय पॉइंट। फिर इसमें से वन बाय वन हम बात करेंगे। तो देखो, बक्कल कैविटी में मास्टिकेशन होता है, जिसके बारे में हमने बात कर लिया है, जिससे सलाइवा जो है फूड मटेरियल में मिक्स हो जाता है। गॉट इट बाय पॉइंट। फिर उसके बाद पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस एलिमेंट्री कैनाल में सर्कुलर मसल्स और जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, दोनों की वजह से होता है। कैसे होता है, थोड़ा हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। देखो, यहां हमने लिखा है CM1 मीन सर्कुलर मसल्स का ये पहला सेट है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का ये पहला सेट है। उसके बाद ये CM2, फिर LM2 अल्टरनेट पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल और जो सर्कुलर मसल। तो सबसे पहले क्या होगा, सर्कुलर मसल्स के पहले सेट में कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के पहले सेट में कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद फिर सर्कुलर मसल्स के दूसरे सेट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के सेकंड सेट में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ऐसे करते करते ये कॉन्ट्रैक्शन आगे बढ़ता जाएगा। सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में बारी बारी से कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, और ये बारी बारी से जो कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, इससे फूड मटेरियल जो है आगे बढ़ता है। कभी कभी क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन का रिवर्स हो जाता है, ये बात याद रखना। तो अगर इस कॉन्ट्रैक्शन का रिवर्स हो जाएगा तो उससे उल्टी होती है। ये मान लीजिए पहले CM4 का कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और ये पीछे के साइड में बढ़ता हुआ जाए। बेसिकली याद रखना, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों के अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन से पेरिस्टाल्सिस होता है, जिसके चलते फूड जो है इसोफेगस से लेकर एनल कैनाल तक पहुंचता है। ठीक है, फिर हम उसके बाद बात करेंगे चर्निंग में क्या खास बात है। देखो, चर्निंग में क्या होगा कि सर्कुलर मसल्स का जो पहला सेट, चर्निंग कहाँ होता है, स्टमक में होता है। और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि इसमें गैस्ट्रिक जूस का मिक्सिंग होता है फूड मटेरियल में। ठीक है ना, तो याद रखना, इससे गैस्ट्रिक जूस है उसका मिक्सिंग होता है फूड मटेरियल। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो पहले सर्कुलर मसल्स के पहले सेट में कॉन्ट्रैक्शन होगा,
उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के पहले सेट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद फिर से सर्कुलर मसल्स के पहले सेट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर लॉन्गिट्यूड, मतलब इन दोनों में लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। इसी तरह से दूसरे सेट में भी लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, फिर उसके बाद तीसरे सेट में भी लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। तो फूड मटेरियल को एक तरह से झटका लगेगा, और उस झटके लगने की वजह से फूड मटेरियल में गैस्ट्रिक जूस का मिक्सिंग होता रहेगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें मूवमेंट इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में याद रखना तमाम तरह के मूवमेंट होते हैं जिनसे फूड मटेरियल में एंजाइम का मिक्सिंग होता है, और ये आगे भी बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फूड मटेरियल का अलग अलग नाम। अब यहां पर देखना, इसका मतलब दो तरह से इनका नाम लिया जाता है, हम दोनों तरीके की बात करते हैं। अगर ट्रेडिशनली जो मेडिकल साइंस कहता है उसको हम माने, ट्रेडिशनली अगर हम मेडिकल साइंस को माने तो जब जो है फूड मटेरियल बक्कल कैविटी में एंटर करता है तो ये क्या कहलाता है, ये फूड कहलाता है। इस बात को याद रखना, जब ये बक्कल कैविटी में एंटर करता है तो ये फूड कहलाता है, ठीक है। फिर जब बक्कल कैविटी में पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, खासतौर से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है और ये इसोफेगस और स्टमक में पहुंचता है तो ये बोलस कहलाता है। यहां तक मेडिकल साइंस और एनसीईआरटी दोनों एक ही बात कहती है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। उसके बाद जब ये स्टमक को पार करके कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में जाता है। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का ही आंशिक पाचन हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, ये काइम कहलाता है। क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। उसके बाद यहां तक मेडिकल साइंस और एनसीईआरटी एक ही बात कहती है, लेकिन इसके बाद अंतर आ जाएगा। मेडिकल साइंस ये मानता है कि जब पूरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन लगभग कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो ये चाइल या काइल कहलाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का, मिनरल का और ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है और ये कहाँ पहुंचता है, रेक्टम में पहुंचता है तो ये स्टूल कहलाता है, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है। लेकिन अगर आप जूलॉजी की बात, अगर आप एनसीईआरटी की बात करोगे तो यहाँ थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अब की बार एनसीईआरटी ने ये माना है, एनसीईआरटी ये मानता है कि जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तभी ये स्टूल कहलाता है। इसका मतलब अगर आप एनसीईआरटी की बात मानते हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर आप एनसीईआरटी की बात मानते हो तो ये चाइल और ये स्टूल दोनों एक ही हो जाएंगे। इस बात को याद रखना। तो हम ये मानकर चलेंगे कि जहाँ ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, मतलब कहाँ एंटर करता है, सीकम में एंटर करता है तो ये क्या हो जाता है, स्टूल और फीकल मटेरियल और फेसेस हो जाता है। जब ये एंटर करता है कहाँ पर, जब ये एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, सीकम में। गॉट इट माय पॉइंट। तो चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये सब मैंने लिखा हुआ है और इसमें जो मैंने लिखा हुआ है उसमें एनसीईआरटी के कंसेप्ट को लिया है, जिसमें लास्ट में मैंने चाइल और फीकल मटेरियल और फेसेस को कहाँ मान लिया है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होने पर मैंने ये मान लिया है। गॉट इट माय पॉइंट। चलो अब उसके बाद हम बात करेंगे, अगले उस पर हम जाएंगे और अब उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल डाइजेशन के बारे में। मैकेनिकल डाइजेशन का हमने बात कर लिया, अब हम केमिकल डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और केमिकल डाइजेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है, जैसा एनसीईआरटी में केमिकल डाइजेशन दिया हुआ है वैसा समझना संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ और मॉडिफाई करके ये ऐसे हो जाएगा जो कि बहुत ही आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा इसके बाहर भी हमें जाना पड़ेगा। इसके बाहर हमें क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसके बाहर नहीं जाएंगे तो कुछ बातें हैं जो कि हमें समझ में नहीं आएंगी। तो हमें सारी बातों को समझना है, थोड़ा सा हमें इसके बाहर जाना पड़ेगा। गॉट इट माय पॉइंट। तो थोड़ा सा इसको हम पार करेंगे और थोड़ा सा हम इसके बाहर जाएंगे कुछ चीज़ों को। तो देखो, सबसे पहले अगर डाइजेशन अच्छी तरह हमें समझना है तो डाइजेशन को समझने के लिए पहले हमें सिंथेसिस समझना चाहिए। अगर सिंथेसिस हमें बेहतर समझ में आएगा तो निश्चित रूप से हमें डाइजेशन भी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रोटीन का सिंथेसिस किस तरह से होता है। तो यहाँ एक दो बातें मुझे आपको समझानी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, प्रोटीन का सिंथेसिस किस तरह से होता है, थोड़ा हम इसे यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखो, प्रोटीन का यूनिट क्या है, प्रोटीन का यूनिट अमीनो एसिड। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि अगर यहाँ पर एक बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है, प्रोटीन का यूनिट क्या है, अमीनो एसिड है। तो यहाँ पर एक बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि अगर दो अमीनो एसिड को हम मिला दें,
एक अमीनो एसिड के साथ, ये एक अमीनो एसिड है, और अगर एक अमीनो एसिड के साथ हम एक अमीनो एसिड को और ऐड कर दें, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, तो ये जो बनता है ये क्या बनता है, ये डाईपेप्टाइड बनता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड क्या बनता है, ये डाईपेप्टाइड बनता है। गॉट इट माय पॉइंट। फिर इसी तरह से अगर हम 3 अमीनो एसिड को आपस में मिला दें, ए फॉर अमीनो एसिड, ए प्लस ए प्लस ए, अगर 3 अमीनो एसिड को हम आपस में जोड़ दें तो जो बनता है वो क्या बनता है, याद रखना, ये ट्राईपेप्टाइड बनता है। अगर 3 अमीनो एसिड को हमने जोड़ दिया तो क्या बनता है, ट्राईपेप्टाइड बनता है। और अगर हम कई सारे अमीनो एसिड को हम आपस में जोड़ दें, अगर मैनी अमीनो एसिड को हम आपस में जोड़ दें तो क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। इतनी सी बात को आपको यहाँ समझ कर बैठना है कि अगर कई सारे अमीनो एसिड को हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा। और पॉलीपेप्टाइड को अभी जब पॉलीपेप्टाइड भी जब और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या बनेगा, प्रोटियोसिस बनेगा। प्रोटियोसिस बनेगा, ये अच्छी तरह से याद रखना। और प्रोटियोसिस भी जब और ज़्यादा बड़े और ज़्यादा अमीनो एसिड उसमें जुड़ जाएंगे तो उससे क्या बनेगा, उससे पेप्टोन बनेगा। ठीक है। और जब उसमें भी और ज़्यादा अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो ये इसके प्रोटीन का सिंथेसिस है। अब जिस सीक्वेंस में सिंथेसिस होगा उसके रिवर्स उसका डाइजेशन होगा। इस बात को अच्छी तरह याद रखना। जब डाइजेशन होगा तो प्रोटीन से क्या बनेगा, पेप्टोन बनेगा। पेप्टोन से क्या बनेगा, प्रोटियोसिस बनेगा। प्रोटियोसिस से क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड से कई सारे अमीनो एसिड बनेंगे। तो इस बात को यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर इस बात को यहाँ हम समझ लेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी और निश्चित रूप से चीज़ें हमें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। तो इस बात को यहाँ हमें समझना है। चलिए फिर वापस वहीं चलते हैं जहाँ हम चल रहे थे। वापस वहीं हम लोग चलते हैं और फिर वहीं हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए जहाँ हम चल रहे थे वहीं हम लोग चलते हैं और उसी सीक्वेंस को हम जानने का प्रयास करते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। चलिए, हाँ, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ 2 अमीनो एसिड को मैंने ऐड किया तो क्या बना, डाईपेप्टाइड। फिर 3 अमीनो एसिड को ऐड किया तो ट्राईपेप्टाइड। और कई सारे अमीनो एसिड को ऐड किया तो पॉलीपेप्टाइड। और उसके बाद प्रोटियोसिस, पेप्टोन और प्रोटीन। ठीक है। अब हम इसका डाइजेशन देखेंगे। अब देखो, डाइजेशन के समय जो भी सिंथेसिस का सीक्वेंस है वो डाइजेशन के समय कैसा होता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन के डाइजेशन की बात कर रहे हैं और प्रोटीन के डाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, साइट फॉर प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? तो देखो, प्रोटीन का डाइजेशन 3 जगह होता है। स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस से होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इंटेस्टाइनल जूस या सेक्टस एंटेरिकस से होता है। ठीक है। स्टमक में क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है और गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है, 1.5 से 3.5 तक। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले पैंक्रियाटिक जूस है जो 7.5 से 8.5 पीएच पर काम करता है। बात समझ में आ रहा है? और तीसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जिसका दूसरा नाम क्या है, सेक्टस एंटेरिकस। और ये भी लगभग 7.5 से 8.5 पीएच पर काम करता है। मतलब प्रोटीन का डाइजेशन हाईली एसिडिक मीडियम में शुरू होता है और बाद में अल्कलाइन मीडियम में कंप्लीट होता है। ठीक है। तो अब जरा हम जानने का प्रयास करें कि कितने प्रोटियोलाइटिक हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें, गैस्ट्रिक जूस की हम बात करें तो उसमें पहला एंजाइम है पेप्सिनोसिन। हम बात कर रहे हैं प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन के बारे में और ये डाइजेशन समझने के लिए कुछ कॉमन बातें जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो पहला एंजाइम कौन सा है जो कि स्टमक में रिलीज होता है, पेप्सिनोसिन, और इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म क्या कहलाती है, पेप्सिन। दूसरा एंजाइम जिसे गलती से एंजाइम माना जाता है, ये कर्डलिंग एजेंट है, वो है कौन सा, प्रोरेनिन, जिसकी एक्टिव फेज क्या कहलाती है, रेनिन। अगर किसी एंजाइम का सीक्रेशन इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसे हम एंडोपेप्टाइडेज कहते हैं और अगर एक्टिव फॉर्म में होता है तो क्या कहते हैं, एक्सोपेप्टाइडेज। तो उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस में भी 3 एंडोपेप्टाइडेज है। पहला ट्रिप्सिनोसिन,
जिसकी एक्टिवेटेड फॉर्म क्या कहलाती है, ट्रिप्सिन। दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजिन, जिसकी एक्टिवेटेड फॉर्म क्या कहलाती है, काइमोट्रिप्सिन। और तीसरा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जिसकी एक्टिवेटेड फॉर्म क्या कहलाती है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और इंटेस्टाइनल जूस में 2 एक्सोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइड मतलब वो एंजाइम जिनका सीक्रेशन एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, पहला ट्राइपेप्टाइडेज और दूसरा डाइपेप्टाइडेज। ठीक है, अब हम बात करें कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन स्टमक कैसे होता है। पेप्सिनोजिन HCl के प्रभाव में पेप्सिन में बदल जाता है। सबसे पहली बात याद रखना है, पेप्सिनोजिन। देखो, अगर किसी भी एंजाइम में ओजिन लगा दोगे या उसके पहले प्रो लगा दोगे तो वो एंजाइम कैसा हो जाता है, डीएक्टिवेटेड, इनएक्टिव एंजाइम हो जाता है। तो पेप्सिनोजिन HCl के प्रेजेंस में किस में बदल जाता है, पेप्सिन में, मतलब एक्टिव हो जाता है। और प्रोरेनिन पेप्सिन या HCl के इन्फ्लुएंस में किस में बदल जाता है, रेनिन में, मतलब ये एक्टिवेट हो जाता है। याद रखना, यहाँ रेनिन की स्पेलिंग RENNIN है, RENIN नहीं है। RENIN हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं किसके बारे में, किडनी के बारे में बात करते हैं। तो याद रखना, स्टमक का जो एंजाइम है वास्तव में कर्डलिंग एजेंट है, बट एंजाइम माना जाता है, वो RENNIN है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात किया फंक्शन ऑफ पैप्सिन। पैप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, पहले पैप्टोन में, फिर प्रोटियोसिस में और फाइनली पॉलीपेप्टाइड में। प्रोटीन का ब्रेक डाउन पहले पैप्टोन्स में, फिर प्रोटियोसिस में, फिर फाइनली पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, और इसका साइट क्या है, स्टमक, pH 1.5 to 3.5। ठीक है, फिर रेनिन क्या करेगा, देखो कैसीन क्या है, कैसीन जो है ये सॉल्यूबल मिल्क प्रोटीन है। 5 साल तक के बच्चों में जो उनका जो मेन फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, कैसे वो होता है मिल्क, और मिल्क का जो प्रोटीन है वो क्या कहलाता है, कैसीन कहलाता है। और कैसीन सॉल्यूबल है। अगर सॉल्यूबल प्रोटीन स्टमक में जाएगी, आधा घंटे में आगे बढ़ जाएगी, जबकि स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन में 4-5 घंटे लगते हैं। तो जिन बच्चों को केवल दूध ही पीना है, उसमें हमारी पहला रिक्वायरमेंट ये है कि वहाँ फूड मटेरियल को हम कम से कम 4-5 घंटे के लिए रोकें। तो वो काम कौन करता है, रेनिन करता है। रेनिन क्या करेगा, रेनिन के प्रेजेंस में कैसीन कैल्शियम से जुड़ जाएगा। कैसीन सॉल्यूबल मिल्क प्रोटीन है और क्या बनाएगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट। ये इनसॉल्यूबल मिल्क प्रोटीन है। इस पर कौन काम करेगा, पैप्सिन काम करेगा। और पैप्सिन क्या करेगा, कैल्शियम और पॉलीपेप्टाइड को और उसको जो है कैल्शियम और पॉलीपेप्टाइड को, कैल्शियम को अलग कर देगा और कैसीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगा। तो याद रखना, फंक्शन ऑफ रेनिन क्या है, सॉल्यूबल मिल्क प्रोटीन कैसीन को इनसॉल्यूबल फॉर्म में बदलना कैल्शियम के साथ जोड़कर, ताकि वो 4-5 घंटे स्टमक में रुके और उसका डाइजेशन हो सके। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पैंक्रिएटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। पहला एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिनोसिन। इंटेस्टाइनल जूस से एक कंटेंट निकलता है एंटेरोकाइनेस। इसके प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजिन का ओजिन हट जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रिप्सिन में बदल जाएगा। बच्चों बात समझ में आ रही है ना। फिर काइमोट्रिप्सिनोजिन, इस पर ट्रिप्सिन या एंटेरोकाइनेस दोनों में से किसी एक के प्रेजेंस में ये काइमोट्रिप्सिन में बदल जाएगा, मतलब इसका भी ओजिन हट जाएगा, ओजिन भी हट जाएगा, तो ये इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजिन से एक्टिव काइमोट्रिप्सिन बन जाएगा। उसके बाद प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये भी पैंक्रिएटिक एंजाइम, इस पर भी कौन काम करेगा, ट्रिप्सिन और एंटेरोकाइनेस, इसके प्रो को हटा देगा, तो ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। चलो, अब उसके बाद ये पैंक्रिएटिक जो एंजाइम है, खासतौर ये कैसे डाइजेशन करेंगे, देखो प्रोटीन को ट्रिप्सिन, पैप्टोन, प्रोटियोसिस और पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। फिर उसके बाद ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के साथ मिलकर इसे ट्राइपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड में बदल देगा। गॉट इट माय पॉइंट। फिर फाइनली कौन का, ये हुआ। उसके बाद इंटेस्टाइनल पैंक्रिएटिक जूस में क्या होता है, ट्राइपेप्टाइडेज होता है, जो ट्राइपेप्टाइड को 3 अमीनो एसिड में तोड़ता है। और उसके अलावा डाइपेप्टाइडेज होता है, जो डाइपेप्टाइड को 2 अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। गॉट इट माय पॉइंट। अब अगर इन सारा एक्टिविटी को हम समराइज करना चाहें तो देखो, प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, पैप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। उसके बाद क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद क्या बनेगा, डाई एंड ट्राइपेप्टाइड। और उसके बाद क्या बनेगा, अमीनो एसिड। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का काम कौन करेगा, याद रखना, सबसे पहले तो पैप्सिन करेगा, जो कि गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा है। इसका एक्शन साइट क्या है, ल्यूमेन ऑफ स्टमक, pH 1.5 to 3.5 मीन्स हाईली एसिडिक मीडियम में काम करेगा। फिर
कुछ और प्रोटीन के लिए यही काम कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा, जो पैंक्रियाटिक जूस का हिस्सा है, एक्शन साइट का स्मॉल इंटेस्टाइन, पीएच कितना है 7.5 to 8.5। फिर पॉलीपेप्टाइड को डाई एंड ट्राईपेप्टाइड में ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। और उसके बाद ट्राईपेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं, एक्शन साइट का स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डाई एंड ट्राईपेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए, तो यहाँ पर ओरी एंजाइम के बारे में बात है, जिसको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये इनका एंजाइम है, अलग अलग डिस्कशन है। इसके बाद हम ये गैस्ट्रिक जूस का एंजाइम पैप्सिनोजिन, उसको एक्टिवेट कौन करता है? HCl। प्रोरेनिन को पैप्सिन और HCl करता है, ट्रिप्सिनोजिन को एंटेरोकाइनेज ऑफ इंटेस्टाइनल। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लिए, समराइज यहाँ किया हुआ है। अब उसके बाद बात करेंगे सुक्रोलाइटिक एंजाइम। सुक्रोलाइटिक एंजाइम मीन शुगर का डाइजेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, मतलब पॉलीपेप्टाइड का डाइजेशन। कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले बक्कल कैविटी में होता है। बक्कल कैविटी में कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा निकलता है, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन होता है। ये क्या करता है? ये पहला स्टेप है किसके डाइजेशन का? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले डाइजेशन कौन करता है? पैंक्रियाटिक जूस। और यहां पर कौन सा एंजाइम है? पैंक्रियाटिक एमाइलेज। लगभग 30% डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज कर देता है, 70% पैंक्रियाटिक एमाइलेज। और उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस में 3 एंजाइम है, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ये तीनों मिलकर डाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा पॉलीसैकेराइड के सिंथेसिस के बारे में बात कर लें। अगर 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाएं, जैसे ग्लूकोज एंड ग्लूकोज आपस में जुड़ जाएं, तो क्या बनेगा? माल्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में जुड़ जाएं तो क्या बनेगा? सुक्रोज। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में जुड़ जाएं तो क्या बनेगा? लैक्टोज। और ये तीनों क्या है? ये तीनों डाइसैकेराइड है। और कई सारे डाइसैकेराइड आपस में जुड़ जाएं तो क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च और ग्लाइकोजन, और भी एग्जाम्पल है। अब जब इसका डाइजेशन होगा तो क्या होगा? ये इसके सिंथेसिस का सीक्वेंस क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। पॉलीसैकेराइड से पहले डाइसैकेराइड, उसके बाद मोनोसैकेराइड। चलिए बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले पॉलीसैकेराइड पर काम किया सलाइवरी एमाइलेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज कहाँ काम करेगा? बक्कल कैविटी में और फेरिंग्स में, और थोड़ा देर तक ये स्टमक में भी काम करता रहेगा। इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन ऑल इंडिया PMT में आ चुका है कि स्टमक में किस किस का डाइजेशन होता है। तो स्टमक में शुगर का डाइजेशन करने वाला कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन सलाइवरी एमाइलेज जो है स्टमक में पहुंचता है, 15-20 मिनट तक शुगर का डाइजेशन करता रहता है। तो लगभग 30% पॉलीसैकेराइड का डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज कर देगा, 70% का पैंक्रियाटिक एमाइलेज करेगा। इससे क्या बनेगा? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या हुआ? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज का डाइजेशन माल्टेज करेगा। अभी हम देख कर आए हैं, कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस में। और ये इसका ग्लूकोज और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देगा। सुक्रोज का डाइजेशन सुक्रेज, देखो यहाँ पे O है, यहाँ पर A है, बस इतना ही अंतर है एंजाइम के नाम में और शुगर के नाम में। एंजाइम में SUCROSE, यहाँ O के बजाय हमने क्या लिख दिया? A। उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसी तरह से लैक्टोज का डाइजेशन कौन करेगा? लैक्टेज। उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए, अब अगर इन सारी बातों को हम समराइज कर लें तो पॉलीसैकेराइड मतलब स्टार्च और ग्लाइकोजन, उसका सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन सलाइवा बक्कल कैविटी में डाइजेशन करता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज पैंक्रियाटिक जूस से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन करता है। ये इसे डाइसैकेराइड में तोड़ेगा, जैसे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज का डाइजेशन माल्टेज करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ेगा। सुक्रोज का डाइजेशन सुक्रेज करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ेगा। और लैक्टोज का डाइजेशन लैक्टेज करेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ेगा। और इन तीनों एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस में, और इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करते हैं। गॉट इट बाय पॉइंट? तो ये अब उसके बाद बात करें हम किसके बारे में? लिपिड के बारे में। लिपिड के बारे में भी हमें बात करना है, तो सबसे पहले उसके सिंथेसिस की बात करना है। तो देखो, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के जुड़ने से क्या बनेगा? मोनोग्लिसराइड। फिर इसमें एक फैटी एसिड और जुड़ जाए तो क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड। फिर एक फैटी एसिड और जुड़ जाए तो क्या बनेगा? ट्राइग्लिसराइड और लिपिड। जब डाइजेशन होगा तो ये सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड से पहले क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड। फिर डाइग्लिसराइड से क्या बनेगा? मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड। और बाद में मोनोग्लिसराइड से बन जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। चलिए अब इसके डाइजेशन की बात करते हैं। देखो, लिपिड और ट्राइग्लिसराइड, सबसे पहले उससे क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। 3 एंजाइम काम करेंगे। गैस्ट्रिक लाइपेज स्टमक में होता है,
1.5 to 3.5 पे काम करता है, मुश्किल से 1, 2 या 5% का डाइजेशन कर पाता है। क्यों कर पाता है? तो पहली बात, लाइपेज जो है ये एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता। दूसरी बात, लाइपेज का जब इमल्सिफिकेशन हो जाता है, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना और उसके चारों तरफ बाइल सॉल्ट की एक लेयर बनाना, ये दो एक्टिविटी मिलकर क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन कौन करता है? लीवर करता है। इमल्सिफिकेशन के बाद लिपिड के डाइजेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इमल्सिफिकेशन कौन करता है? इमल्सिफिकेशन करता है लीवर। ठीक है, तो यहां पर गैस्ट्रिक लाइपेज के कांटेक्ट में जो लिपिड आता है वो अनइमल्सिफाइड है। अनइमल्सिफाइड होने की वजह से उसका डाइजेशन पर्याप्त नहीं हो पाता। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? बात समझ में आ रही? तो ये 2 to 5% का डाइजेशन करेगा। पैंक्रियाटिक लाइपेज ये जो है लगभग 70% का, और इंटेस्टाइनल लाइपेज ये लगभग 30% का। ठीक है, तो लिपिड और ट्राइग्लिसराइड से क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। फिर डाइग्लिसराइड से क्या बनेगा? मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। ये तीनों एंजाइम ही काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। और मोनोग्लिसराइड से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लें किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। पहले इसका भी हम सिंथेसिस पढ़ेंगे, फिर उसका डाइजेशन पढ़ेंगे। तो याद रखना, नाइट्रोजिनस बेस मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, इससे जब सुगर, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज सुगर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फेट के द्वारा जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। अब जब इसका डाइजेशन होगा तो सिंथेसिस का उल्टा हो जाएगा, मतलब न्यूक्लिक एसिड से पहले क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। फिर उससे क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। और उससे बनेगा बेस प्लस शुगर। चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, न्यूक्लिक एसिड पर सबसे पहले काम करेगा एंजाइम न्यूक्लियस ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करेगा, इसको तोड़ देगा न्यूक्लियोटाइड्स में। फिर न्यूक्लियोटाइड पर कौन काम करेगा? एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करेगा, इसको तोड़ देगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में। और फिर न्यूक्लियोसाइड पर काम कौन करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसका ब्रेक डाउन कर देगा बेस प्लस शुगर में। गॉट इट बाय पॉइंट? तो मैकेनिज्म, अब यहाँ मैकेनिज्म ऑफ इंटेस्टाइन में इतनी बात हमें करना थी, जो हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में इतनी बात करना थी। इसका एक आखिरी पॉइंट है कैलोरी वैल्यू ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट का जो ग्रॉस कैलोरी वैल्यू है वो कितना होता है? 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। और फिजियोलॉजिकल कैलोरी वैल्यू कितना होगा? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। गॉट इट माय पॉइंट? तो यहाँ पर यहाँ पर इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, याद रखना, ग्रॉस कैलोरी वैल्यू का मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू। और जबकि जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू होता है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम टोटल वैल्यू माइनस लॉस करते हैं। तो ये तीनों का यहाँ पर दिया हुआ है और इसको आपको तैयार कर लेना है। ये इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है।